अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा जनाब, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। और आज के दिन एक रिमाइंडर मैं आपको देती हूँ और वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खास एहतमाम कीजिएगा। आज दुआएं कबूल होती हैं तो आज के दिन खुसूसी दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमान को याद भी रखिएगा। और इसके साथ साथ आपने अपना ख्याल भी ज़रूर रखना है, ख़ास तौर पर पंजाब के जो भासी हैं, जो लाहौर के रहने वाले हैं, जो फैसलाबाद गुजरावाला के रहने वाले हैं। यहाँ पर स्मॉग जो है उसने हमें घेरा हुआ है। और ना आपने देखा फैसलाबाद में इस वक्त स्मॉग की कंडीशन जो सुबह सवेरे थी वो 471 थी और वो लाहौर से भी आगे थी, लेकिन इस वक्त लाहौर आगे है 335 के साथ और दिल्ली को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। बहुत ही बुरी सूरत हाल है। मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, ना सिर्फ खुद करें बल्कि खास तौर पर बच्चे, बूढ़े और वो अफराद जिनको पहले से कोई बीमारियां लाहक हैं उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखिए जो आज की सबसे बड़ी खबर है जो गर्दिश कर रही है, वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है और गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदारत की जिसमें मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरअंगेज़ी को हवा दी है और 2021 में भी उस वक्त की जो हुकूमत थी उसे TLP पर पाबंदी आयद की थी जो सिर्फ 6 माह ही बरकरार रही थी और इस शर्त पर हटाई गई थी कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है जो इस वक्त उन्होंने की है और माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हो चुके हैं। इजलास में दी गई ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद वफाकी काबीना मुतफ़िका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची है कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। जी हाँ, और तहरीक लब्बैक को दूसरी मरतबा पाबंदी का यह सामना करना पड़ा है। इससे पहले PTI हुकूमत ने 15 अप्रैल 2021 को TLP पर पाबंदी आयद की थी और 7 नवंबर 2021 को वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी वापस ली थी और TLP को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की शिक 11B के तहत कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला TLP को बतौर कलअदम जमात का गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। वजारत दाखिला 3 दिन के अंदर TLP को आयद पाबंदियों और वजूहात से आगाह करेगी। TLP की बतौर सियासी जमात तहलील आइन के आर्टिकल 17 के तहत मुमकिन होगी और बतौर सियासी जमात तहलील करने के फैसले की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल किया जाएगा। वजारत कानून और वजारत दाखिला की मुशावरत से फिर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेगी और सुप्रीम कोर्ट मज़कूरा जमात की तहलील से मुतालिक वफाक के दायर रेफरेंस पर फैसला करने की मजाज हो गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रिजवी बरादरान जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। अब किसी बुलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। किसी ने जबरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे। अभी बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो गुज़िश्ता रोज क्रिकेट मैच में हुआ है जो हमारे साथ हुआ है। मैं तो बिल्कुल नहीं बात करना चाहती लेकिन अली का बहुत दिल चाह रहा था कि वो इस जो हमारी खूबसूरत शिकस्त है इसको डिस्कस करें। हमारी कोशिश ये होती है अच्छी अच्छी खबरों से आए, हमने कर दिया था लेकिन प्रेडिक्शन पहले ही मौजूद थी और हम जब पहले तजियाकारों से अपने तजिया ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी टीम ऐसी है कि 100 रन भी बनाना इसके लिए मुश्किल हो जाता है और साबित किया हमारी टीम ने कि बामुश्किल 100 रन बना पाए और सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे जो अच्छी कारकर्दगी या बकौल हमारे अच्छी कारकर्दगी जो आप नहीं कह सकते 50 रन से बनाए बाबर। तमाम क्रिकेट जो शायकीन है उन्होंने आपसे नाराज हो रहे हैं जी। पाक अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तो जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी टेस्ट जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज 1-1 से बराबर कर दिया और पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग चली और ना ही बॉलिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और जो सूरत हाल रही पाकिस्तानी टीम हमेशा ऐसे ही होता है कि दूसरी ने ऐसी सूरत हाल बनती है तू चल मैं आया वाली सूरत हाल बनती है। ना किस बैटिंग ना किस बॉलिंग ना किस फील्डिंग, हर जगह हर चीज़ का ही हमने मुजाहरा बेहतरीन किया है। इसी पर हमने बात करनी है जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में मियां असगर सलीमी साहब और इसके साथ साथ सलीम खालिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके क्या जज्बात है, आप क्या कहेंगे? देखें अब तो इतना हार जाती है टीम हमारी कि अब तो यूज टू हो चुके हैं इस चीज और अब तो पता है, अब प्रिडिक्टेबल है टीम के भाई ये हार मिलेगी या कभी जीत जाएंगे कभी कभी। अब ऐसे ही होता है। पहला मैच जीते हम बहुत खुश हुए थे
लेकिन एक धड़का सा था दिल में और वो हकीकत साबित हुआ। और दूसरे मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही आपके सामने है, कंसिस्टेंसी नाम की चीज नहीं है हमारी टीम में। 5 विकेटें गिरने का मतलब है 10-15 रन बनेंगे, बाकी 5 विकेटें भी गिर जाएंगी। फिर जिस तरह से वो आखिरी 3 विकेट्स पे हमने साउथ अफ्रीका से ऑलमोस्ट 200 रन पाए, फिर हमने कैचेस छोड़े, स्टंपिंग के चांस जाए किए, फिर हमारे टॉप बैटर कुछ नहीं कर पाए। ये सारी चीजें सबके सामने ही है। साउथ अफ्रीका जैसी जो टीमें हैं, बड़ी टीमें, वो रीड करती हैं आपको। पहले मैच में नौमान को उन्होंने विकेटें दी, उसके बाद वो बैठ गए होंगे एनालिस्ट के साथ कि यार देखो क्या हम गलतियां कर रहे हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट है। देखें अगले मैच में उन्होंने कितना एतमाद से उसके साथ खेला। एक उनके महाराज वापस आए, आते ही परफॉर्म कर गए। फिर जैसे पहले मैच में हमने मुत्तु स्वामी को हीरो बनाया बॉलिंग में, अगले मैच में हमने उनको बैटिंग में अगली ये हीरो बना दिया अगली इनिंग। तो मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो नजर आ रही हैं कि टीम को भी बहुत ज्यादा बेहतरी की जरूरत है। हमारे बैटर्स जो है अपने लिए खेलते हैं, अपनी पोजीशन बचा लें। 2 मैच की सीरीज थी, आप देख लें, इमाम हो, अब्दुल्ला हो, सब बाबर हो, कोई भी, सब ने एक इनिंग खेली। बाबर फैन होने के नाते आपको पता है कि हम उनकी दूसरी इनिंग्स के 50 का जिक्र करते हैं। हालांकि वो जब आए थे और दिन का आगाज किया था, उस वक्त वो 49 पर खेल रहे थे, सिर्फ 1 ही रन बना सके। लेकिन सलीमी साहब, एक टाइम था, एक जमाना था पाकिस्तानी टीम को लेकर, वो ये था कि जब भी ये हारते थे तो हम कहते थे कि मैच फिक्सिंग हुई है जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी टीम तो बहुत मजबूत है। लेकिन इस वक्त तो टीम फिक्सिंग की जरूरत लग रही है हमें। हाँ जी बिल्कुल, सूरत हाल तो इसी तरह ही है। जब रावलपिंडी टेस्ट का 4था दिन था और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग करनी थी, दोनों बड़े प्लेयर हैं लेकिन इनको परफॉर्म करना चाहिए था, दोनों नहीं कर सके। सिर्फ बाबर आजम ने 1 रन का इजाफा किया, आउट हो गए। प्रॉब्लम पता क्या पाकिस्तान टीम में, इनके छोटे छोटे बोने से पिद्दे से जो है ना वो टारगेट इन्होंने सेट किए होते हैं और इनकी कोशिश यही होती है कि परफॉर्मेंस सिर्फ इतनी दी जाए कि मेरे 3-4 जो मैच है ना वो पक्के हो जाए। जो बड़ा प्लेयर होता है वो सबसे पहले 50 की तरफ देखता है, फिर 100 देखता है, फिर 200 देखता है, फिर 300 देखता है, 400 भी देखता है। ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। मैं आपको यहाँ पर एक और बताऊं कि प्लेयर दुनिया में 3 तरह के होते हैं। एक प्लेयर होता है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है और एक मैच विनिंग प्लेयर होता है। जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है दुनिया की तमाम कंडीशन में, तमाम जो पिचेस होती हैं वहां पे परफॉर्म करता है। और जो मैच विनिंग प्लेयर होता है वो ये होता है कि जब आपकी टीम बिल्कुल हार रही होती है और जो शायकीन बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं, वो उस वक्त फॉर्म में आता है और जो कम बैक करता है, अपनी जो हारी हुई टीम को जितवाता है, बल्कि वो जो हरीफ टीम है उसके जबड़ों से जो फतह है वो छीन लेता है। इसके पास बाबर आजम के पास हम कहते तो है किंग कर लेगा, और मोहम्मद रिजवान बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने माजी में परफॉर्म भी किया था। तनकीद का इन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि इनके परफॉर्मेंस नहीं है। चल रहा है सलीमी साहब, वो पता नहीं कब खत्म होना है और कब इन्होंने परफॉर्म करना है, हम तो थक गए हैं। अच्छा सलीम खालिक साहब, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि पहली इनिंग्स के इख्तिताम तक भी सूरत हाल वैसे खराब हो ही जाती है, खुसूसी तौर पर दूसरी इनिंग्स में बड़ी इनिंग्स खेलने में हमेशा हम नाकाम रहते हैं। उसमें तो वही सीन हो जाता है, तू चल मैं आया। रीजन क्या है बेसिकली, आपको क्या लगता है, कौन सी कोई टेक्निकल कमजोरियां थी या कोई जहनी दबाव का शिकार हो जाती है हमारी टीम, कोई प्रेशर होता है, क्या मसला क्या है? देखिए इनको मेंटली तो इस तरह का इश्यूज होंगे, इस दबाव का शिकार। तो जिस तरह आपने देखा कि आखिर के जो बैटर्स थे साउथ अफ्रीका के, जब वो आउट नहीं हो रहे तो कितनी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी, चाहे वो कैप्टन हो या दूसरे प्लेयर्स में। और ये सेकंड इनिंग में जो खासतौर पे ऐसा है, फर्स्ट इनिंग में भी ऐसा होता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, बाय 1 गेट 1 फ्री या गेट 2 फ्री होता है। 1 विकेट मिलती है, उसके बाद 1-2 और मिल जाती है हरीफ टीम को। आखिर 5 खिलाड़ी तो बस हमारे दोनों मैचों में कुछ नहीं किया, और उनके देख लें आप, सेकंड टेस्ट को जितवाने में अहम किरदार अदा किया। और जिस तरह से मैच आगे बढ़ता रहता है तो उसमें पिच थोड़ी मुश्किल होती रहती है टेस्ट मैच में ना, सेकंड इनिंग में खासतौर ऐसा हो जाता है। लेकिन सबसे चौथी बारी जो टीम खेलती है उसको मसला होना चाहिए। लेकिन जैसे इस मैच में हम लोग टॉस भी जीते और उसके बावजूद हम लोगों को मसाइल हो रहे थे, तो ये एक लम्हा फिक्र ही है। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियन, उसको हमने पहला मैच हरा दिया और हम इस दफा की चैंपियनशिप में नंबर 2 हो गए थे पहला मैच जीतने के साथ ही। लेकिन अब दूसरा मैच हार कर हम 5वें नंबर पर आ गए। तो जाहिर है टॉप खेलेंगे, आगे हमें बेहतरी लानी होगी, मेंटल टफनेस पे काम करना होगा कि यार हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं और उनको किस तरह दूर कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि बाबर
के फैन है अली से माजरत के साथ, और मैं ये यूं भी ले सकता हूं क्योंकि मैं इस वक्त जूम कॉल पर हूं, तो मुझे कोई खतरा नहीं है कि अली कुछ मैं ये बता दूं, एक बड़ा प्लेयर, 1 रन बनाया उन्होंने कल, 1 रन, और हम लोग परसों कह रहे थे कि यार बाबर है ना, रिजवान है ना, मैच जितवा देंगे, अपने 50 की लहराया और आउट हो गए। बिल्कुल, और ये बाबर की बात छोड़ें, रिजवान जो थे वो भी 2 रन बनाकर आउट हुए। तो सलीम साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बजाय अपनी जगह पर। इस वक्त आपने देखा स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, ट्राई सीरीज तक ये स्क्वाड बरकरार रहेगा। तो सलीमी साहब आप क्या देख रहे हैं, क्या ये स्क्वाड की खामियां जो हमें नजर आ रही हैं, क्या इंतजामिया को नजर आ रही हैं, खिलाड़ियों को नजर आ रही हैं, क्योंकि ये मुस्तकिल चलती चली आ रही है, और हमने देखा कि पहले टेस्ट मैच पर इस पर काबू पाया गया, दूसरे टेस्ट मैच को बिल्कुल स्लिप होने दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, इसमें इस तरह है कि एक तो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो सिलेक्शन कमेटी है। जो इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी है वो बिल्कुल एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, पहले माजी में देखें बड़े बड़े प्लेयर थे, और यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि ये कैसी सिलेक्शन कमेटी है जिसका चेयरमैन ही नहीं है। और अलीम डार है, नो डाउट आईसीसी में उन्होंने बड़ा नाम कमाया अंपायरिंग में, लेकिन उनको सिलेक्टर बना दिया गया है। उसके बाद असद शफीकी क्या कंट्रीब्यूशन है कि आपने उनको सिलेक्टर बनाया हुआ है। अजहर अली, उनको ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी है कि उनका बेटा किसी ना किसी सूरत में पाकिस्तान खेल जाए। आकिब जावेद है, उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। माजी में इतने बड़े नाम थे, अब्दुल कादर चीफ सिलेक्टर थे, इंजमामुल हक रहे हैं, उसके बाद सलाहुद्दीन सल्लू रहे हैं, और वो सारे लेके चलते थे। मैं अब्दुल कादर की आपको बात बताता हूं कि जब 2009 में वो सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर बने थे तो उन्होंने अपने सिलेक्टर को कहा था कि जहां भी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है आप जाओ, जाकर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखो और उनकी रिपोर्ट मुझे दो। डेली बेसिस पे होती थी। और फिर 2009 में उन्होंने ए टीम, पाकिस्तान की ए टीम ऑस्ट्रेलिया भिजवाई थी, मोहम्मद हफीज उसके कप्तान थे, और उसमें उसी टीम ने बाद में जाकर वो इतने बड़े बड़े प्लेयर उससे निकले कि जिन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज्यादा डिलीवर किया। मोहम्मद आमर उस टीम का हिस्सा थे, वहाब रियाज उस टीम का हिस्सा थे, और उमर अकमल उस टीम का हिस्सा थे। मोहम्मद हफीज इससे पहले इन आउट होते रहते थे, उसके बाद उनकी टीम में इतनी जगह पक्की हुई और उन्होंने इतना परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो अब भी सिलेक्टर जो है इनको अपने जो एसी वाले जो कमरे हैं उनसे बाहर निकल के, और जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं उनसे बाहर निकल के ग्राउंड में जाना पड़ेगा। नया टैलेंट, जो टैलेंट हंट जिसको हम कहते हैं, जो एक्चुअल नेचुरल जो टैलेंट है उसको ढूंढ के सामने लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलीम खान साहब, आपको भी लगता है टीम सिलेक्शन पर जब सवाल उठता है तो टीम की सिलेक्शन में जो सिलेक्शन कमेटी है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी में ही कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए टीम की बजाय। फिर डेफिनेटली देखिए कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। मियां असगर सलीमी साहब बहुत ही ज्यादा सीनियर सहाफी हैं, और मुझे खुशी है कि वो सामने भी आ रहे हैं, उनको आप लोग भी बुला रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको खेलों की समझ है, इनको पता है बहुत कुछ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि अलीम डार अंपायर हैं, उनकी क्या जरूरत है सिलेक्शन कमेटी में। या अजहर अली का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी उन्होंने यहाँ बता दिया। तो और चीफ है नहीं, लेकिन गैर एलानिया तौर पर तो वो आकिब जावेद ही है, सबको पता है। तो सिलेक्शन कमेटी में बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए, क्योंकि देखें कुछ फैसले बिल्कुल समझ से बाहर है ना। आपने फखर जमान को बाहर कर दिया T20 से, जिन्होंने जो हमारा आखिरी इवेंट हुआ था एशिया कप उसमें अच्छा परफॉर्म किया था, और आप लेकर आ गए साइन को बरकरार रखा आपने, जिनकी वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस रही थी, 0-0-0 चल रहा था उनका। तो लोग सवाल तो उठाएंगे ना। देखिए बाबर को आपको वापस लेकर आना पड़ा, हालांकि आकिब भी नहीं चाह रहे थे, कोच माइक हैसन भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो प्लेयर्स खेले थे उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने थी। तो इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि जी क्या जिन लड़कों को लेकर आए थे वो गुड इनफ थे कि उनको मौका मिलता। तो ये चीज है, बिल्कुल देखना पड़ेगा। कई उस्मान खान जो दुबई से आए कुछ नहीं कर सके, वो उनको बाहर कर दिया मुसलसल नाकामियों पे, फिर कुछ किए बगैर वापस लेकर आ गए। भाई कैसे? क्या पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है? अगर नहीं है तो फिर PSL को बंद कर दें आप फिर ये जो डोमेस्टिक T20 वगैरह और है बंद कर दें। अच्छा। अगर आपको वही ट्राइड एंड टेस्टेड उस्मान जैसे प्लेयर्स ही लेकर आने पड़ रहे, सवाल बिल्कुल है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा PSL का आपने जिक्र किया, उससे आजकल मेरे ज़हन में आ गया जी मुल्तान सुल्तान्स। ये जो महाजराई चल रही है मुल्तान सुल्तान्स और लीग हुकाम में, आप ही की खबर, अगर आप बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं इस पे।
देखें, ये महाजराई बहुत पहले से चल रही है, जो आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए इल्म है उसका कि किस तरह स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन पीसीबी खामोश था। जिस तरह से स्टेटमेंट को फाड़ा है और फेंका है, उस पर क्या कमेंट करेंगे? मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूँ, मगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यूं बताना चाह रहा हूँ कि जो देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए कहानी। अली तरीन के जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट्स उनके रोज, तो उसमें किसी भी खामोश था, तो लोग कहते थे कि कहीं फिक्स मैच ना हो कि यार ये आपस में कुछ कर रहे हो ताकि रेट कम हो। लेकिन पीसीबी ने जब उनको नोटिस भेजा, जिसकी खबर बाहर नहीं आई थी, मुझे पता चली, मैंने उसको किया, तो उसके बाद एक तूफान मच गया। और उसके बाद फिर अली तरीन ने, अब या तो होता ये कि वो आते और मुफाहमत करने की बात करते, लेकिन उन्होंने आके जो वीडियो जारी की बहुत रात को, वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजर है। अगर आप उसको देखें तो उसमें तो उन्होंने जो मजाक उड़ाया सारी बातों का तंजिया अंदाज में, और आखिर में नोटिस को ही फाड़ दिया। तो इसका मतलब है आगे बढ़ेगी। अब देखिए, सीधा सीधा अली तरीन की मुल्तान सुल्तान 1 अरब 20 करोड़ रुपए सालाना पीएसएल की फीस देती है, और उनको अगर इनकम देख लें 60-70 करोड़ रुपए मिलते होंगे, यानी हर साल लॉसेस तो वो कर रहे हैं। लेकिन इतनी महंगी टीम उन्होंने खुद खरीदी थी, किसी और ने नहीं कहा। तो अब इनसे वो शायद ऐसा चाह रहे होंगे कि अब वो इस टीम से जान छुड़ाएं और दोबारा रीबिडिंग में जाएं और फिर इसको सस्ते में खरीद लें। लेकिन अब इश्यू यहां पर आया कि इन्होंने जो स्टेटमेंट्स वगैरह दिए माहौल बनाने के लिए, तो पब्लिक को तो कुछ पता नहीं होता। पब्लिक में तो इनकी बड़ी हो गई अहमियत कि वाह यार अली क्या सच्चा क्या है। लेकिन बोर्ड भी अब हार्ड आएगा, जाहिर है, वो भी क्रिकेट सारी बात है। दूसरी जानिब से फरीकैन जो होंगे वो भी तो रिस्पॉन्ड किसी न किसी सूरत में स्ट्रॉन्ग है। तो अब पीसीबी ने ये कह दिया है कि जी अली तरीन ने अगर इस जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए उनके दुरुस्त जवाब नहीं दिए, तो ना सिर्फ फ्रेंचाइज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, बल्कि अगले आइंदा 10 साल कितने अरसे के लिए उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। वो नई 2 टीमें आ रही हैं, वो या सलीम साहब शायद वो चाह ही यही रहे हो, जो सूरत हाल उनकी जो टीम की चल रही है इस वक्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लग गया फिर क्या करेंगे? बैड लग बिल्कुल। फिर तो सूरत हाल बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। और सलीम साहब, आप दोनों का इस वक्त क्रिकेट की जो सूरत हाल है उस पर तबसरा हो रहा था। स्क्वाड ऐलान कर दिया गया है मजीद। अब आप 28 अक्टूबर तक का इंतजार करें। T20 सीरीज जो है वो शुरू होगी। उम्मीद तो करते कुछ बेहतर हो। तो जनाब हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आपको बताया कि बानी पीटीआई से जो मुलाकात का मामला है अब शिद्दत इख्तियार कर गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। मगर इसके बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैला अफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने निजी टीवी के प्रोग्राम में ये गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई के लिए बड़ी ऑफर दे दी है। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई की सियासी सरगर्मियों से अडयाला जेल के 8000 कैदी मुश्किलात का शिकार हैं और अगर पीटीआई दरखास्त दे तो हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाइशगाह बनी गाला को सब जेल करार देकर उन्हें वहां मुंतकिल करने के लिए तैयार है, जिस पर अलीमा खान ने रद्दमल दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये ऑफर्स बड़ी देर से मौजूद है। अगर ऐसा करना होता तो पहले ही कर चुके होते। बानी पीटीआई अपनी मर्जी से जेल में मौजूद हैं। उधर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पूरे मुल्क में जलसे करने का कहा है और नवंबर में कराची में एक बड़ा जलसा करेंगे। कराची के बाद हैदराबाद और पूरे मुल्क में जलसे करेंगे, जिस पर हमने आज बात करनी है। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान आबिद साहब, सियासी गर्मा गर्मी तो चल रही है, मौसम तो जा रहा है थोड़ा थोड़ा सर्दी की तरफ, लेकिन यहाँ पे जो सियासी दर्जा रहा था वो बड़ा है। वो जो मामलात थे मुलाकात वाले, उनको लेकर थोड़ा सा खराब होता भी दिखाई दे रहा है। आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त फैसला है कि अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात होने नहीं दी जा रही, या फिर उनका बज़िद होना जो है वो गलत है, उन्हें काबीना तश्कील दे देनी चाहिए? और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि अदालती फैसले को तस्लीम नहीं किया जा रहा। पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो अदालतों के फैसलों के बावजूद हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत से फैसलों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती। अब हुकूमत ने कहा कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, बानी पीटीआई से कोई मिलना चाहता है तो तरीक़ाकार मौजूद है। अब वो तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया, उस पर भी उनको इजाज़त नहीं मिल सकी। उसके बाद उन्होंने अदालत का सहारा लिया, अदालत का हुक्म भी आ गया, उसके बावजूद उनको इजाज़त नहीं मिल सकी। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि इस वक्त हुकूमत बेबस है, हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। कहा यह जाता है कि हुकूमत के इख्तियार में है, लेकिन हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। जिनके इख्तियार में है उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया कि उनकी मुलाकात। तो कहते हैं कि जनाब हम आपकी जो है अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको सब जेल करार देंगे। लेकिन बात यह है कि तारिक फजल चौधरी भी वाया पिंडी बात करेंगे ना, यानी अगर बात होगी और बानी पीटीआई को बनी गाला में शिफ्ट करना होगा तो दरखास्त बानी पीटीआई देंगे, वो जाएगी पहले एक डाकखाने के पास,
फिर दूसरा डाखाना, असल जो डाखाना है जहाँ से फैसला आना है, फिर वहां से फैसला होगा तो फिर वो जा सकते हैं। और ये पहली दफा अलीमा ने ठीक कहा, ये दाना तो नहीं डाला जा रहा हुकूमत की तरफ से, ये उनकी कोशिश ये है कि वो बानी पीटीआई दरखास्त करें तो उससे लगे कि जैसे वो कमजोर हो गए हैं और वो वाकई बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं। और आपको याद होगा इससे पहले बुशरा बीबी का मामला भी बनी गाला वाला था, उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट की कि उन्हें वापस अडियाला जेल भेजा जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बानी पीटीआई ऐसा चाहेंगे। उसकी वजह यह है या तो बानी पीटीआई को वहां जाके सियासी गुफ्तगू करने का मौका मिल सके। जब सब जेल करार देंगे तो वहां सियासी गुफ्तगू तो नहीं कर सकेंगे, तो बानी पीटीआई तो सियासी गुफ्तगू करेंगे जहां भी जाएंगे, इसलिए वो उनको यहाँ पे वो बेहतर जगह पे मौजूद है, उनका इमेज बिल्ड हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, ये जिद ठीक नहीं है। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके पास एक अवामी मैंडेट है, उसको बड़ी भारी अक्सरियत से 90 वोटों से उसको मुंतखब किया गया है। ये उसका हक है कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात करे। अब अगर आप उसको मुलाकात नहीं करने देंगे तो इससे वफाक के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक टकराव पैदा होगा। और आपने देखा कि अभी तक सुहेल आफरीदी साहब बतौर वज़ीर आला वफाक के किसी इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, और उन्होंने मशरूत किया हुआ है कि जब तक उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी ना काबीना बनेगी, ना काबीना की हतमी मंजूरी होगी, और ना वो किसी वफाक के साथ देंगे। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि वफाक में और सूबे के दरमियान एक हमांगी पैदा हो, तो उसके लिए फिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू तो करना पड़ेगा। तो वो बड़ा ब्रेक थ्रू होना चाहिए था और अदालती फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए था। एक बात। दूसरी तरफ ये है कि जो सूबाई हुकूमत है उसको भी एक बात समझनी होगी कि ये एक प्रोसीजरल मुलाकात है, ये होगी जरूर, जब भी होगी, आज नहीं होगी, कल होगी, परसों होगी, लेकिन आप बाकी मामला जो हैं उसको एज इट इज चलाते रहे और उसको एक अना का मसला ना बनाएं। और अगर मुलाकात नहीं हो रही तो उससे हुकूमत का कद गिर रहा है, हुकूमत का कद इंतजामी मामलात उससे मुतासिर ना हो, इंतजामी मामलात मुतासिर ना हो। तो ये सूबाई हुकूमत को भी समझना चाहिए कि वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार ना करे जिससे ये लगे कि सूबाई हुकूमत पहले से एक टकराव की पॉलिसी पे चलना चाहती है। तो ये वफाक की जिम्मेदारी भी है और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी अपनी जगह पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करें और एक अना का मसला ना बनाए। और जहां तक बानी पीटीआई की शिफ्टिंग का मामला है, देखिए, अदालतों को चाहिए कि अब ताखीरी हरबे इख्तियार ना करें। अदालतों में मुसलसल, चाहे वो उनका जितने भी मुकदमात चल रहे हैं, चाहे वो तोशाखाना 2 का केस है, चाहे वो अलकादरिया ट्रस्ट का मामला है, उसमें ताखीरी हरबे बहुत इख्तियार किए जा रहे हैं। अब अदालत का काम यह है कि वो अपने ताखीरी हरबे इख्तियार करने के बजाय फैसले करें, फैसले सुनाएं ताकि मामला आगे बढ़ सकें। लेकिन अब ये जो जिस किस्म की ऑफर की जा रही है, और ये देखिए, ये सिर्फ तारिक फजल चौधरी ने ऑफर नहीं की, उससे पहले हुज़ैफा रहमान ने ये कहा, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले ये कहा कि जी अगर वो जाना चाहते हैं तो हमें दरखास्त दें, तरीकाकार मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत भी अपनी कमजोरी दिखा रही है। हुकूमत को भी लगता है कि बानी पीटीआई उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, और बानी पीटीआई को पता है कि मैं उनके लिए खतरा हूं, और उनको पता है कि जब मैं बनी गाला यहाँ से शिफ्ट होऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने कंप्रोमाइज कर लिया। तो वो कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका कद काट जिस तरीके से वो है वो मेंटेन रहे और लगे कि वो वाकई मुजाहमत कर रहे हैं। और जेल में बैठकर वो बानी पीटीआई पहले कह चुके हैं कि वो अदालतों के जरिए रिलीफ लेकर ये जेल से बाहर निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो एक टकराव की कैफियत बन रही है ना, वो ना बननी नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है? दहशतगर्दी के हवाले से इस वक्त सीरियस कंसर्न्स केपीके के अंदर मौजूद है, और एक बड़ा सीरियस इशू जो दहशतगर्दी से निपटने का है उसमें वफाक का, एस्टैब्लिशमेंट सिक्योरिटी इदारों का और सूबाई हुकूमत के दरमियान कॉपरेशन का है। अगर हम टकराव के अंदर पड़ गए तो इससे फिर वो दहशतगर्दी की जंग जो है वो, और अब ये जो जुलूस और जलसे जो जिसकी प्लानिंग की जा रही है, देखिए वो तो 2 साल से प्लानिंग कर रहे हैं, 2 साल से आप उनको इजाजत तो दे नहीं रहे और ना उनको मिल रही है किसी सियासी सरगर्मी की इजाजत। केपीके की हद तक वो जलसे जुलूस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो फिर वो एक टकराव की जो कैफियत है वफाक के दरमियान और सूबाई हुकूमत के दरमियान वो पैदा होगी। आपने कल देखा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस दफा तो हम किसी को आने भी नहीं देंगे, किसी को अटक का पुल भी क्रॉस नहीं करने देंगे, और इस दफा बड़ी अच्छी तरीके से फैंटी लगाएंगे। तो इससे लगता ही है कि जैसे टकराव का माहौल पैदा होगा। तो इसलिए पीटीआई जलसे जुलूस तो करना चाहती है, लेकिन ये उसको इजाजत पिछले 2 साल से नहीं बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा से तो विफाक का मसला जारी ही है और विफाक के मसाइल अपनी जगह जिसकी वजह से मुलाकात वो होने नहीं दे रहे, लेकिन पंजाब में भी एक मसला अटका हुआ और काफ़ी देर से है। बल्दियाती इलेक्शन जो है वो काफ़ी ताखीर का शिकार हो गया। आपका बड़ा आप अबूर हासिल है आपको बल्दियाती इलेक्शंस और लोकल बॉडीज़ के ऊपर, तो क्या आपको क्या चीज़ नजर आ रही है? 2015 में जब इलेक्शन हुए थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हुए थे। उस वक्त भी सूबाई हुकूमत, जब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं करवाए थे, अदालती हुक्म पे करवाए थे। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने उनको मोहलत दी कि आप जो है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा दें। तो उन्होंने क्या किया कि 2022 के एक्ट के मुकाबले में 2025 का एक्ट लिया है। अब वो एक्ट जो है आइन के आर्टिकल 140A के खिलाफ भी है, आर्टिकल 32 के खिलाफ भी है, आर्टिकल 7 के खिलाफ भी है, और वो जो मिसाक जमहूरियत का माहिदा हुआ था जिसमें कहा गया था दोनों जमातें जमाती बुनियादों पर आइंदा इलेक्शन करवाया करेंगी, उसमें भी इन्होंने गैर जमाती
इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। तो मुझे ये लगता है कि तो दिसंबर में ये इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। अच्छा। जो इस वक्त उनकी तैयारी नजर आ रही है, जो हल्का बंदियां होनी है, उसके मुताबिक ये इलेक्शन जो है मार्च या अप्रैल के पहले हफ्ते में मुमकिन हो सकेंगे। एक बात, और ये भी उस वक्त होगा जब कोई बड़ा प्रेशर उनके ऊपर आएगा। फिलहाल तो अभी तो 4 हफ्ते की डेडलाइन है, इसके बाद जी इसमें नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी बहुत एंजॉय कर रही है। सारी कंपनियों के जरिए EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, पीरा और ये सारी अथॉरिटियां पर आके तो आप सूबा चला रहे हैं। सूबाई हुकूमत जो है उसने सारे मामला अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। वो क्यों चाहेगी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोकल गवर्नमेंट में आए और उनके जरिए इख्तियारात की तकसीम हो, माली बुनियादों पर, इंतजामी बुनियादों पर। इंतजामी बुनियादों पर जो है वो ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती, माली बुनियादों पर जो है सूबाई असम्बली के अरकान नहीं चाहते, और एक कमजोर सा, मफलूज सा, लंगड़ा सा, लुल्ला सा एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाकर जो अभी 2025 का एक्ट आया है, उससे आप ये समझते हैं कि हम अपने गवर्नेंस के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है इसके अंदर ये कैपेसिटी है, इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये लोगों के बुनियादी जो फंडामेंटल इश्यूज हैं इस वक्त गवर्नेंस के, उसको एड्रेस कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाते, जिसकी वजह सुनी सुनाई बातों और गलत मालूमात पर यकीन करना है। यहाँ पर यह बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं और आपके पड़ोस में रहने वाले बच्चे पोलियो के कतरे नहीं पी रहे, तब भी आपके बच्चों को पोलियो का खतरा लाहक है। और इसलिए मोहल्ले की सतह पर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे सिर्फ इसलिए पोलियो का शिकार होते हैं क्योंकि अक्सर लोग अपने दरवाजे पर होने वाली दस्तक को खतरा समझकर बच्चों को छुपा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये दस्तक उनके बच्चों के लिए खतरा नहीं बल्कि उनकी सेहत की जमानत होती है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप पोलियो वर्कर्स की दस्तक पर दरवाजा जरूर खोलें और अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। आपकी छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है। इसलिए आज हमें यह अहद निभाना है, पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक ऐसा इरादा है जो हमारे हर एक कदम का हिस्सा होना चाहिए। हम सबको मिलकर अपने बच्चों की सेहत और मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हर एक कदम जो हम उठाएंगे, हर कतरा जो हमारे बच्चे पिएंगे, वो पोलियो का खात्मा करने की तरफ एक नया कदम होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर सिर्फ आपकी बात हो, आपके बच्चों के हद तक की बात हो, आपके फैसलों की बात हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर इससे दूसरे लोग मुतासिर हो रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। चलें अब एक अहम मुलाकात भी करवाते हैं अपने नाज़रीन को। बलूचिस्तान के कुछ बाहिम्मत बासलाही माहौल दोस्त नौजवानों के बारे में आपको बताते हैं। बलूचिस्तान के संगलाख और खुश्क पहाड़ों में जहां जिंदगी के आसार कम दिखाई देते हैं, वहां नौजवानों की ये टीम है अपने जज्बे और आज़म से उम्मीद के पौधे लगा रही है। हाइकिंग के शौकीन ये नौजवान अपने शौक के साथ साथ माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ अमली तौर पर मैदान अमल में हैं और ये बाहिम्मत रज़ाकार हैं जो अपने खर्च पर दरख्त लगाते हैं, उनको पानी देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये नौजवान ज़रूरत पड़ने पर दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए भी दिन रात कोशा हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बगैर किसी हुकूमती या माली इमदाद के सब काम सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। जी हाँ, ताहिर बलोच को पैमा है, वर्कर हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर, सबसे पहले एक ही सवाल है, वो ये कि आपको, आपकी टीम को ये ख्याल आया कैसे कि हाइकिंग के साथ साथ दरख्त लगाए जाएं और क्लाइमेट एक्शन में हिस्सा लिया जाए? ये देखिए, ये तो सबको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ये एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है पूरी दुनिया में। ये एक बहुत ही आप खतरनाक कह सकते हैं कि जिस तरह से ये हीट वेव्स हमारे उसमें आ रही है, ठीक है। ये एक तो ये बात ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जब हम पहाड़ों पे जाते थे तो हमें गर्मी, शदीद गर्मी, जैसे कि आपने बताया कि खुश्क पहाड़ है हमारे, तो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो हमें शदीद गर्मी के लिपट में हम आते थे। तो वहाँ पे हमें ख्याल आया कि क्यों ना एक ग्रीन मिशन चलाया जाए। तो वहाँ पे मैं और मेरी टीम ने जो है मिलके ये दरख्तों का जो काम है, दरख्त लगाने का काम है, ट्री प्लांटेशन का एक मिशन हमने स्टार्ट किया। ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 सालों से ये काम हमारा जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसे हम एक सही अंजाम पे इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। बिल्कुल ताहिर, बहुत ही मुश्किल होता है वैसे तो मैदानी इलाकों में भी बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है दरख्त लगाते वक्त, और उनको टाइम पर पानी देना पड़ता है और दीगर लवाजमात भी पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन आप जिन इलाकों में कर रहे हैं बड़े खुश्क और पहाड़ी इलाके हैं, आप दरख्तों को पानी कैसे देते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं और क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं? शदीद किल्लत है पानी की यहाँ पर?
ये आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। इसमें ये है कि देखिए, दरख्त लगाना तो बहुत ही आसान बात है, दरख्त तो कोई भी लगा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दरख्तों को संभालना सबसे डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। हम घर से अपने लिए जब हाइकिंग के लिए हम जाते हैं तो हम मतलब अपने साथ अपना पानी पीने के साथ साथ दरख्तों के लिए भी पानी लेकर जाते हैं। वहाँ पे उन्हें मौसम से बचाना, वहाँ पे जानवरों से बचाना दरख्तों को, कि कोई जानवर नुकसान ना पहुंचे या तेज हवाओं से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे या मतलब इसी तरह का कोई डैमेज वगैरह उन्हें ना हो, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और इस कंडीशन में तो हद से ज्यादा डिफिकल्ट है जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट हमें ना मिले। बिल्कुल, और आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दरख्त तो आप लोग लगा ही रहे हैं, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं? कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या जो हुआ हो आपकी हाइकिंग के दौरान, आपको याद हो, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। इंटरेस्टिंग वाक़या आप वाइल्ड लाइफ के हवाले से पूछ रहे हैं या कोई? अच्छा, वाइल्ड लाइफ में ये है कि जब हम जाते हैं मोस्टली, अब ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है मैंने खुद देखा है, यहाँ पे पानी का बहुत किल्लत है, पार्टिकुलरली हमारे खुश्क जो हमारे है बलूचिस्तान के। यहाँ पे आप लोगों ने तो नाम सुना होगा, जो चिल्तन मारखोर है, एक तो ये हुआ। दूसरा, यहाँ पे जो छोटे परिंदे हैं ये डेली बेसिस में बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं। ये बहुत ही एक सीरियस इशू है, इसे हमारे गवर्नमेंट को और फॉरेस्ट वालों को हाईलाइट करना चाहिए। ये हम जाते हैं वहाँ पे, ये परिंदों के लिए भी हम पानी वगैरह रखते हैं, खुश्क है, और बाकी हम अपने साथ कुछ दाना पानी वगैरह भी लेकर जाते हैं। तो ये एक वर्स सिचुएशन कह सकते हैं कि हमारे जो विदाउट सपोर्ट, ये हम जब भी जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ 2 से 3 या 8 से 10 परिंदे हम मरे हुए हमें नजर आते हैं। और दूसरी बात जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है, जो हमें पता है उसकी बात ये है कि जब भी आपने अगर एक बात नोट किया हो, ये जो चिल्तन मारखोर है ये एक यूनिक स्पीशी है पूरे वर्ल्ड में। अगर यहाँ पे पानी की किल्लत होगी या तो ये मर जाएंगे या तो ये यहाँ से माइग्रेट करेंगे। फिर हम भी अपने आने वाले नस्लों को यही बताएंगे कि एक जमाने में यहाँ पे चिल्तन मारखोर हुआ करता था। तो ये बहुत ही एक सीरियस इशू है, हमें इन चीजों को बहुत सीरियस इश्यूज पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह की जिक्र किया हुकूमती इमदाद का, और आप लोग अभी तक बगैर किसी हुकूमती इमदाद के ही चलते चले आ रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी चीजों को और हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं? ये इस तरह है कि हम सारे छोटे, मैं खुद प्राइवेट टीचर हूँ, इसी तरह से जो मेरे टीम वाले हैं, मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा उनका जरूर नाम लेना चाहूँगा। उनमें है संगत मंसूर बलोच, बिस्मिल्लाह अफगान साहब, और रास्को एडवेंचर से हमारे साथ है नईम बलोच और निसार बलोच, असद बलोच। ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। हम छोटे जो है खर्चे बचा के ये सारा काम सर अंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट से हमारा सपोर्ट ये है कि हमें एक मतलब फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करे। दूसरा, बीइंग अ हाइकर, आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, इससे हमें ये है कि हम K2 सर करना चाहते हैं, हम माउंट एवरेस्ट जाना चाहते हैं, हमें स्पॉन्सर करे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। इसके साथ साथ चलें जी, हम भी अपील करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कि जो आप लोग जिस तरह की मदद आप लोग चाहते हैं और सपोर्ट चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले, जिस लेवल पर भी वो आपको दरकार है। बहुत शुक्रिया। ताहिर बलोच हमारे साथ मौजूद है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। शामिल करते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज बात हो रही है दीन इस्लाम में अखलाकी अहमियत और हमारी जिम्मेदारियों पर। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे साथ हमजा अली अब्बासी साहब मौजूद हैं और हसन इलियास साहब मौजूद हैं। और आपके साथ जो आज का मेरा मौजू है वो अखलाकियात के हवाले से, और हम सुनते रहते हैं आपको गामदी साहब के साथ अखलाकियात पे बहुत ही अच्छी गिरफ्त और बहुत ही कमाल काम है। नफ्सियात में जो अखलाकियात पे काम हुआ है उसमें हम देखते हैं कि एक कंक्रीट मोरालिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और वो अखलाकियात वो हैं जो कि एम्पथी बेस्ड है। कि मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे यहाँ पे कोई ज़ख्म हुआ है और मुझे हमजा भाई ने ज़ख्म दिखाया है, तो मैंने एक यूँ किया है। ये जो है ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से है, बिकॉज आई कैन रिलेट दैट पेन, क्योंकि मेरा एक पास्ट का एक्सपीरियंस है। तो तजर्बात का जितना तनव्वु बढ़ता चला जाएगा, कंक्रीट मोरालिटी के हवाले से ये कहा जाता है कि सिग्नल की मिसाल दी जाती है कि जो ट्रैफिक सिग्नल है वो 2 वजह से नहीं तोड़ा जा सकता। एक ये कि मेरे पास कंक्रीट मोरालिटी है, मुझे पता है कि दूसरी साइड से हसन भाई आ रहे हैं, मुझे उनका एहतराम करना है, कहीं कोई उनको गजांद ना पहुँचे है। दूसरा ये है कि मुझे अथॉरिटी देख रही है। तो
कहा यह जाता है कि कंक्रीट मोरालिटी ऐसी है जो तन्हाई की भी अखलाकियात होती है, वो तन्हाई में भी आपको क्योंकि हमदिली पे मबनी होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हसन भाई कि जो हमारी मजहबी अखलाक और पूरी दुनिया की हम बात करें तमाम मज़ाहिब के, वहाँ पे हमें ये कमज़ोरी नज़र आती है, उसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए मज़हब जो है वो इंसानों को एक ज़ाब्ता और एक उसूली गाइडलाइन देता है, उसके बाद मज़हबी इंसान हो या गैर मज़हबी इंसान, ये उसका इरादा इख्तियार है कि वो किस दर्जे में उस हकीकत को परसीव करके अपने एक्शंस के साथ अकोमोडेट करता है। हमारे आम तौर पर मज़हब गुफ्तगू करते हुए ज़ेर बहस आता है मज़हबी लोगों के रवैये, उनके तामुलात के पस मंज़र में, और हम ये समझते हैं कि आदमी मज़हबी हो जाता है तो उसके नतीजे में उसके यहाँ अखलाकियात का उस दर्जे में सुदूर नज़र नहीं आता, गैर मज़हबी होता है तो इस तरह नज़र आ जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि चीज़ों को इससे ऊपर उठ के कॉन्सेप्चुअली देखना चाहिए। मज़हब का जो तसव्वुर अखलाक है वो कोई खारिज से नहीं आया, वो आपकी फ़ितरत के अंदर जो कुछ हासिलात मौजूद हैं उन्हीं को पुकार कर वो आपको तवज्जो दिलाता है। हर दुनिया के मामले में अखलाकियात उमूमी ज़ाब्ते आपको देती है, उसकी तफसीलात में आपको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो मज़हब ये कहता है कि तुम्हारी फ़ितरत में मैंने वदियत कर दी है नेकी बदी का शऊर, उसके बाद इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, तुम्हारी मर्ज़ी है तुम शुक्रगुजार बनते हो या नाशुक्र बनते हो, अखलाकियात को अपनाते हो या नहीं अपनाते। मज़हब का अपना पूरा मुकदमा अखलाकियात पे खड़ा हुआ है। देखिए शिर्क की बात करता है तो उसके पस मंज़र में अखलाकियात ही होती है कि खुदा की निस्बत से झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलना एक बुराई है। अब शिर्क के मज़ाहिर पैदा होंगे, उसकी तफसीलात आगे पैदा होंगी, तो फिर मज़हब के रहनुमा दुनिया में आएंगे और वो फिर लोगों को उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। एक और नुक्ता मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, हमारे आम तौर पर समझा जाता है कि मज़हब का मुकदमा खौफ से जुड़ा हुआ है, यानी मज़हब की अखलाकियात में खौफ का एक अंसर है, एम्पैथी का अंसर नहीं है। जब आप मज़हब के बराह रास्त माखज़ को पढ़ते हैं ना तो वो खौफ और एम्पैथी से ऊपर उठ के हकीकत शनासाई की तरफ आपको लेके जाता है। उस हकीकत की शनासाई में कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसके बारे में आपको तवज्जो दिलाता है। तो जिसको आपको लगता है ना कि खुदा डरा रहा है या आपको वो तंबीह कर रहा है, वो मुतनब्बे कर रहा होता है, यानी वो असल में खौफ नहीं है, वो नतीजे या कॉन्सिक्वेंसेस के भयानक होने का खौफ है कि अगर तुम इस तरफ जाओगे, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक राह चलते शख्स को ये इशारा किया जाए कि आगे पुल टूटा हुआ है और वहाँ पर तंबीह का एक बोर्ड लगा दिया जाए, उसके नतीजे में उसके दिल में एक एहसास पैदा हो, तो ये एहसास दरअसल उसको खौफ दिला के, डरा धमका के रोकना नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस की नौयत से आगही उसको देना है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप बात करते हैं मज़हब की, अखलाकियात की, हमारे यहाँ मज़हब एक रिवायत के तौर पे आता है। आप देखिए कि हम खुद सब मुसलमान पैदा हुए, ये शऊर की उम्र को पहुँचने के बाद एक मरहला होता है जिस वक्त आपने रीडिस्कवर करना होता है अपने नज़रियात को। हमारे यहाँ 90% मजहबी लोग उन मजहबी शनाख्तों को रीडिस्कवर कभी नहीं करते। अगर वो उसको रीडिस्कवर करें तो उनको पता चले कि मज़हब की ओवरऑल ओरिएंटेशन क्या है। वो ओरिएंटेशन अखलाकियात पे मबनी है, उसमें इबादत भी वहीं से फूटती हैं, उसमें जितने खुदा और शरीयत के तकाज़े वो भी वहीं से फूटते हैं। अब लेकिन इबादत क्या है? इबादत अल्लाह ताला कहता है कि तुम पैदा हुए हो, तुम्हें नेमतें दी हैं, नेमतों से जज्बा शुक्र से पास तुम्हारे अंदर पैदा होना चाहिए है। इसका नागुज़ीर इखलाकी तकाज़ा है कि जो ये दे रहा है उसके साथ ताल्लुक़ का इजहार करो। तो मज़हब का पूरा मुकदमा इखलाकियात पर मबनी है। ये जो आपने कहा है कि मुतनब्बे वाला बात की है ना, तो ये जब नीचे आती है मजहबी उलमा जब उसकी तशरीह करते हैं, और उसमें अक्सरियत, मैं कह रहा हूँ हर कोई नहीं, लेकिन अक्सरियत उस मुतनब्बे को या उस वार्निंग को खौफ बना के पेश करती है, तो वहाँ पे तो खौफ ही आ गया ना। बिल्कुल आ गया, लेकिन वो क्यों कर रही होती है? इसलिए कर रही होती है कि जो मज़हब का असल मुकदमा है उसको रीजनिंग और इस्तदलाल पर समझाने के लिए ज़रूरी है कि पहले खुद आप उसको समझें। जब आपने खुद रीजनिंग और इस्तदलाल पर उसको नहीं समझा, एक रिवायत के तौर पर परसीव किया है, तो अब आप किसी शख्स को वो नज़रिए पर कैसे आमादा करेंगे? लाजमन खौफ से करेंगे। आप देखिए हमारे मुल्क में भी, दुनिया में हर जगह, कोई भी चीज़ जिसके पीछे इस्तदलाल और रीजनिंग ना हो वहाँ पर खौफ होता है, वहाँ पर आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप देखिए हमारे मुल्कों के अंदर निज़ाम बनते हैं, आप इस्तदलाल की बुनियाद पर उस पर लोगों को कायल नहीं कर सकते, तो आप क्या कहते हैं? खौफ है, अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे यहाँ मजहबी लोग उमूमी तौर पे ये जो खौफ का मुकदमा बेचते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इस्तदलाल उनको खुद नहीं मालूम, रीजनिंग खुद उनके सामने वाज़ेह नहीं। हमसे भाई आपका तो ताल्लुक आर्ट से है, तो हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजी में भी हम ये देखते हैं कि जो लिटरेचर है उसका हमदिली के ज़्यादा होने में, आपके अंदर ये जो सलाहियत है हमदिली की, उसको ज़्यादा करने में लिटरेचर का बहुत अहम किरदार होता है। मैंने मंटो को या टॉल्स्टॉय को या किसी को पढ़ा, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे इस वक्त वो अफसाने याद हों या वो तमाम किरदार याद हों, बट वो अफसाना या वो तमाम चीज़ मेरे लाशोर में कहीं ना कहीं बैठ गई
और इंसान की ज़िंदगी क्योंकि वैसे तो बड़ी महदूद सी है, महदूद से तजुर्बात होते हैं, बट लिटरेचर से आप तजुर्बात में इजाफा कर सकते हैं, दूसरी स्टोरीज़ और वो तमाम चीज़ें, और हमदिली में इजाफा कर सकते हैं। आप ये समझते हैं कि लिटरेचर की जो एक सिग्निफिकेंस है उसके हवाले से आप कुछ? पहले तो मैं आपको ऑनेस्टली मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह के प्रोग्राम्स करना जो इन पहलुओं को उजागर करते हैं, ख़ास तौर पे अखलाकियात को, बिकॉज खुदा जानता है कि कितनी ज़रूरत है हमारे माशरे में अखलाकियात के ऊपर गुफ्तगू करने की। तो आप बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप ये कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे हसन भाई ने बड़ा सही फरमाया कि मेरी अपनी भी ज़ाती तौर पे शॉकिंग डिस्कवरी एक यही थी कि अमूमी तौर पे कहा जाता ना कि मज़हब का मुकदमा शायद ये है कि इंसान एक कोरा कागज़ था, उसको सही और गलत का बिल्कुल नहीं पता था, और मज़हब ने आके उसको बताया कि सही और गलत क्या है। तो मेरी शॉकिंग डिस्कवरी ये थी, एक आम आदमी की हैसियत से, जब मैंने जिस तरह कहा कि रीडिस्कवर करने की कोशिश की कि जो मानता हूँ मैं क्यों मानता हूँ, कि हमारा तो कुरान दूसरी बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हर इंसान के अंदर इखलाकी शऊर रख कर उसको भेजा गया दुनिया के अंदर। पैगंबर, नबी, स्क्रिप्चर्स, ये सब कुछ उसी अंदर रखे हुए शऊर की ही डिटेल्स और एप्लीकेशंस हैं। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, बिकॉज मेरे ज़हन में हमेशा एक सवाल आता था कि आखिर अगर मज़हब ही हमें सारी अखलाकियात बताता है तो ये बड़े माशरे हैं जो मज़हब से दूर हैं, तो इतने अखलाकी तौर पे क्यों आगे हैं माशरे लोग? तो खुदा के पैगाम ने उसकी तस्दीक की कि अंदर रख के भेजा हुआ है। उसी अखलाकियात का ज़हूर जो है लिटरेचर के अंदर होता है। जिन लिटरेचर के बारे में आपने कहा, बाकी बाहर के भी आप अगर दानिश्वर देखें, पोएट्स देखें, टॉलस्टॉय से लेके बाकी आप आगे जाएं, तो इसी अखलाकी शऊर को बहुत ही डिटेल के अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसके अनगिनत पहलुओं को वाजे करते हैं, उनकी ऐसी ऐसी डिटेल्स को वाजे करते हैं जो शायद एक आम इंसान के तौर पे मैं उस खाने में कभी गया भी नहीं होऊंगा। इसलिए लिटरेचर एक सोसाइटी के लिए उसको सीरियसली लेना, उसको आगे पढ़ाना, उसकी नुआंसेस पे बहस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन अखलाकियात से फ़ायदा उठा सकें और उनसे सीख सकें। लेकिन हमारे माशरे के अंदर बहुत ही एक बदकिस्मती रही है कि आर्ट को, लिटरेचर को हमेशा मज़हब से मुतसादिम करार दिया जाता है। हमेशा उसको एक क्लैश के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज जो बहुत पॉपुलर इंटरप्रिटेशन है मज़हब की वो तो कहती है कि हर तरह का आर्ट, लिटरेचर ये तो फजूलियात हैं, ये तो लव चीज़ें हैं, और असल में तो ये मामला है। तो ये मेरा ख्याल है कि इन दोनों को मिलाने से हमारे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जहाँ हमें मज़हब के अंदर जाके देखना है कि हमारी कभी कभी ये होता है असल में कि हमारा अंदर का अखलाकी शऊर बहक भी सकता है एप्लीकेशंस में आके, तो वहाँ पे मज़हब आ जाता है, स्क्रिप्चर्स आ जाते हैं जो आपको फिर अखलाकी शऊर को सही डायरेक्शन में लाने में बड़ी अहम रोल अदा करते हैं। और इसी रोशनी में अगर हम लिटरेचर को देखें, उसको सीरियसली लें, उसको हमारे बच्चों को पढ़ाएँ, उसको एक्सप्लोर करवाएँ और बड़ी यंग एज से करवाएं, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है एक आम आदमी के तौर पे जो मैं सीख सका हूँ कि उससे हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल में भी और हमारी मॉरल सतह में भी बहुत डेप्थ आएगी। अभी मुझे इत्तफाक हुआ नॉर्वे जाने का, वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, मंक म्यूज़ियम, जो उनके बहुत बड़े आर्टिस्ट थे मंक, उनका उन्होंने पूरा म्यूज़ियम बनाया। उसके अंदर पेंटिंग्स उनकी लगी हुई हैं और उन पेंटिंग्स के साथ उन पेंटिंग्स की डिस्क्रिप्शन है कि इन्होंने, मंक ने इस पेंटिंग में क्या दिखाने की कोशिश की। आप यकीन करें, मैं वो 1.5 घंटा जो म्यूज़ियम में गुजारा, मुझे इतनी अखलाकी तालीम मिली उनकी डिस्क्रिप्शंस के, उसने कौन से नफ्सियात के कौन से पहलू को उजागर करने की कोशिश की, इंसान के किसी नेगेटिव पहलू को, किसी पॉजिटिव पहलू को। तो काश हम उसी सतह पे जाके, कौमी सतह पे इन चीज़ों को सीरियसली लें। इसमें बहुत मॉरल और अखलाकियात की खैर मौजूद है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, बहुत शुक्रिया हसन भाई। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इंतहाई अहम टॉपिक है जिस पर हम बात करने लगे हैं। आज के दौर में रंगत गोरा करने की ख्वाहिश एक आलमी जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सोशल मीडिया पर खूबसूरत चेहरा, गोरी रंगत और जो फेयर कम्प्लेक्शन है, इसको खूबसूरती का मेयार अब समझा जाने लगा है अनफॉर्चुनेटली। यही वजह है कि मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स की रंग गोरा करने वाली क्रीमें, इंजेक्शंस और टेबलेट्स तेज़ी से फ़रोख्त हो रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई ये चीज़ें इतनी मौसर हैं जितना दावा किया जाता है, और सबसे अहम बात यह है कि क्या ये महफूज भी हैं। तहकीक जो है एक सामने आई, उससे बात साबित होती है कि रंग गोरा करने वाली बहुत सी क्रीमें, सीरम्स और इंजेक्शंस में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो जल्द ही नहीं, जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स और जो हार्मोन्स हैं उसके निज़ाम पर भी ख़तरनाक असर डाल सकते हैं। आपके ऑर्गन मुतासर होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स वक्ती तौर पर रंग साफ तो कर देती हैं, लेकिन बाद में जल्द को इतना थिन कर
देती हैं, इतना सेंसिटिव कर देती हैं, ख़ास तौर पर कुछ डार्क स्पॉट्स का भी शिकार बना देती हैं। इसी हवाले से आज हमने बात करनी है कि कौन सी क्रीमें और ट्रीटमेंट नुकसानदेह हैं और कौन सी चीज़ें महफूज समझी जाती हैं और कुदरती तौर पर जल्द को सेहतमंद और चमकदार रखने के बेहतर तरीके क्या हैं। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रूबिया उस्मान मौजूद है, माहिर अमराज जल्द हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर रेजिंग सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक तो बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और आप देखें कि किस तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है और लोग जो है कुछ भी खातिर में ना लाते हुए इन क्रीम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुज़र सेहत है। आप क्या समझती हैं, जो ये क्रीम्स हैं ये कितनी खतरनाक है लोगों के लिए? ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत नया नहीं है। हमें ये लगता है कि ये सिर्फ आजकल का प्रॉब्लम है, आजकल की बीमारी है। इफ यू थिंक अबाउट इट, ये एंशिएंट मैन का भी प्रॉब्लम था। सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंप्रेशन जो कम्युनिटी में, जो जिंदगी में, जो सोशल लाइफ में, वो ये है कि इट्स योर फेयरर, यानी कि अगर आपका रंग गोरा या साफ सुथरा या सफेद है तो आपको हर चीज में सुपीरियोरिटी होगी। तो आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो वॉक्स ऑफ लाइफ है, आपकी नौकरी, आपका काम, आपकी सोशल स्टैचर, सोशल स्टैंडिंग, हर चीज जो है वो सुपीरियर समझी जाएगी। और ये सारा कॉज, उसी से ही रूट कॉज प्रॉब्लम शुरू होता है। और दिस इज सो सैड कि किसी ना किसी लेवल पे हम सब इस चीज को बिलीव ना भी करें, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं और इसको ऐसा लेते हैं कि जैसे हाँ ठीक है, ये तो चलता रहता है, इसमें ऐसी क्या बात है। जो जिनकी रंगत थोड़ी सी मध्यम होती है उनको इस तरह तनकीद की नजर से देखा जाता है, they've done something wrong। हालांकि लोग, people don't realize this is what you were born with। ये अल्लाह की तरफ से, कुदरत की वो चीज है कि you were born with darker skin, क्योंकि ये हमारी एरिया का ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अगर हमारी लाइटर स्किन होती या वाइट कॉकेशियन वाइट स्किन होती तो जितना हार्श हमारा सूरज है, वी वुड बी हैविंग द सीवियरेस्ट फॉर्म्स ऑफ स्किन कैंसर। तो ये अल्लाह की तरफ से एक प्रोटेक्टिव नेचर है। हाउएवर दिस इज फॉरगॉटन कंप्लीटली, बट खैर आई डाइग्रेस। जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है। इट्स नॉट जस्ट व्हाइटनिंग क्रीम्स, इट्स एक्चुअली व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स ना। उसमें टैबलेट्स हैं, उसमें इंजेक्शंस हैं, उसमें ट्रीटमेंट प्लान्स हैं जो इस चीज को, रिजीम को केटर किए जाते हैं। सीरम्स, एग्जैक्टली, माइक्रो नीडलिंग के थ्रू प्रोसेसेस होते हैं, कुछ चीजें स्किन के अंदर डाली जाती हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, कि इफ द प्रोडक्ट दैट यू आर पुटिंग ऑन योर फेस वो लेजिट है कि नहीं। तो पहले तो प्रॉब्लम आपकी रूट कॉज से शुरू हो जाती है कि आपको ये भी नहीं पता जो आप मुंह पे लगा रहे हैं वो असली चीज है, सही चीज है भी कि नहीं। अगर वो क्लेम कर रहे हैं उसमें XYZ खूबसूरत चीजें हैं, there is a very good chance ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं यही इसी तरफ में आना चाह रही थी डॉक्टर साहिबा, वो ये कि वक्ती तौर पर बहुत सारे लोगों को वो मिल जाता है रिजल्ट जो उन्हें दरकार होता है, लेकिन उसके बाद बहुत बुरा होता है। और इस तरह के कितने केसेस हम सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। बेसिकली इन जो व्हाइटनिंग क्रीम्स हैं, इंजेक्शंस हैं या सिरम्स हैं, इनमें कौन से ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो बाद में आपकी जिल्द को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या आपके ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं? So to give you that amazing effect, immediate effect, प्रॉब्लम ये होती है कि इन्होंने the makers of the creams, और the creams realize कि जी हम जितनी strong होंगी उतना जल्दी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। As a result of that, dangerous quantity की mercury, dangerous quantity के steroids, retinol, bleaching agents like quinone, hydroquinone, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं। अब उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि ये आपको वक्ती तौर पर, जैसे आपने बोला कि एक sort of they give you clarity in your skin and you're thinking, oh my god, this is magic, ये तो मेरी जिंदगी में कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, मुझे कोई जादू का प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन then what happens over time is कि because these products are so harsh और वो इतनी सख्त और इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, वो आपकी स्किन पील करते हैं, वो आपकी स्किन को थिन करते हैं। जैसे आपने बोला, स्किन एट्रोफी इज अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स। आपके गर्दन से ऊपर यानी मुंह के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स नहीं लगने चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ दीज क्रीम्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स इस वजह से क्योंकि अगर आप ब्लीचिंग एजेंट लगाते हैं, रेटिनॉल लगाते हैं, आपकी स्किन पील करती है, उसमें रिएक्शन होता है, उसको काउंटर करने के लिए स्टेरॉइड्स डलते हैं। तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है 100%। बिल्कुल। तो डॉक्टर रूबिया, कुछ लोग हादसात का भी शिकार हो जाते हैं, स्किन जल भी जाती है, उसको भी ठीक करते हैं, लेकिन उसको फिर आपको टोन एक जैसी करने के लिए इन क्रीम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनके लिए क्या सजेशन है आपके पास? So it's all about, see, every case has to be assessed on a need basis. So for example, मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसको lichen planus pigmentosa है। अब ये एक chronic skin disorder है जिसमें आपकी स्किन पिगमेंट करेगी। अब कहानी डिफरेंट हो गई है। Now this is a clinical problem and I have to figure out how to almost thin out their skin at certain points as well as get rid of the pigmentation. तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन for people who just have a little bit of age spots, age tanning, as well as जो melasma हमारे यहाँ बहुत कॉमन पाया जाता है, ये हमारी स्किन का आप और ही है। आई वुड से इट्स लाइक हैविंग डायबिटीज और हाइपरटेंशन कि आप इसकी तगोदो में इसको खत्म करने के लिए सारी उम्र लगे रहेंगे तो ये हल्का होगा, इन कंट्रोल रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट हैपेंस इज कि पीपल वांट शॉर्टकट्स, एवरीबॉडी वांट्स मुझे तो जहां पे भी कोई, आई रियलाइज कि अगर आपने किसी को कुछ बेचना है तो बड़ा आसान है, आप ये कहते हैं कि इस चीज से आप गोरे हो जाएंगे।
और एक और भी आसान चीज है ना डॉक्टर रूबिया, वो ये कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। उनको देखकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उस चीज की जरूरत नहीं भी है। जिस तरह से आपने कहा कि हर स्किन की अपनी नीड है और उसको बेसिकली असेस करके देखकर फिर ही कोई प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड किया जा सकता है। तो ये काम कितना खतरनाक है जो हम फौरी तौर पर देखते हैं कि फला ब्लॉगर ने ये यूज किया और उसकी स्किन तो बड़ी चमकदार हो गई। तो मुझे भी, हालांकि वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए उसे उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी डेली रूटीन का वो हिस्सा नहीं होती वो प्रोडक्ट, और डेफिनेटली हमें पता है कि ये पीआर और ये सब कुछ क्या चलता है, लेकिन उसका नुकसान कितना ज्यादा है जब हम ऐसा करते हैं कि ये प्रोडक्ट उसको रिकमेंड हुई थी तो मैं भी यूज कर लेती हूँ। तो हमारे सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, एंड आई सी दिस ऑफ्टन इन माय क्लिनिक, इज जो आपने बोला कि पोस्ट क्रीम्स या पोस्ट यूज ऑफ सम प्रोडक्ट्स बर्न्स। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं या गलत टाइम पे इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत क्वांटिटी में कर लेते हैं वगैरह वगैरह, एंड देन दे कम टू द क्लिनिक और स्किन इन्फ्लेम्ड, एंग्री, रेड, हॉट, रॉ होती है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी एशियन स्किन जो है जब इन्फ्लेमेशन से गुजरती है तो वो हील होते हुए भी पिगमेंट करती है। अगर आप अपने मच्छर के कटे हुए दाने देखें, अगर आप अपने कोई भी स्किन पे अगर आपके रैश लीजन हुआ उसके बाद देखें तो वो एक डार्कर स्किन टोन में होता है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल स्किन। अब आप ऑलरेडी क्रीम इस्तेमाल कर रहे थे टू गेट फेयर एंड क्लियर कम्प्लेक्शन, फिर आपकी स्किन बर्न हो जाती है एंड देन यू आर लेफ्ट विद मोर पिगमेंटेशन। तो ये तो एक विशियस साइकिल है जो शुरू हो गया और उससे आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। एंड नीम नॉलेज और हाफ नॉलेज इज सो मच मोर डेंजरस देन फुल नॉलेज, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे ये होता है कि somebody read something जी and they're like we're experts, मैंने चूंकि गूगल कर लिया, मैंने इसमें गूगल पे बैठ के आधा पौना घंटा रिसर्च की तो मेरी रिसर्च हो गई है। 90% जो गूगल आप करते हैं वो गलत ही साबित होता है आगे चल के। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि even about that some जी ये बताइएगा कि some products I was going to say कि जैसे विटामिन सी टाइप होते हैं, even they don't suit every skin tone। तो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपने इंटरनेट पे देखा और आपको चूंकि फलाने कजन, दोस्त, बहन, भाई किसी ने बताया कि यार विटामिन सी से मेरी स्किन बहुत अच्छी होगी, so everybody starts using it, but a lot of people will say कि oh my god doctor that didn't suit me at all। और आपको पता है कि सोशल मीडिया पर अभी जो डॉक्टर्स बने बैठे हैं उनमें से आधे डॉक्टर भी नहीं है। ये बताइएगा कि जी जी ये एक बहुत खतरनाक टॉपिक है, इसको ना छेड़िएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, आपने जो कुछ भी बताया हमारे नाज़रीन को, उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए सूदमंद साबित होगा, फायदेमंद साबित होगा, और वो जो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो है जितना सफ़ेद दिख सके उतना वो हसीन दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है, हसीन हर रंगत में ही हुस्न मौजूद है। अप्रिशिएट करने वाली बात है जो कहा नहीं जाता था कि देखने वाले की आंखों में हुस्न होता है बेसिकली। तो अपनी आंखों में हुस्न पैदा करें, सामने आपको हुस्न दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि हमें पता है कि लाहौर में स्मॉग के डेरे हैं और इससे निमटने के लिए हुकूमत तो अपने तौर पर बहुत काम कर रही है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो एंटी स्मॉग गन्स हैं वो चल रही हैं, पानी का स्प्रे किया जा रहा है ताकि किसी ना किसी तरीके से इससे निजात हासिल की जा सके, जिसमें हम सबकी अपनी भी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज़ बताएंगी कि ये जो एंटी स्मॉग गन है ये काम किस तरीके से करती है और इससे फ़ायदा कितना होता है। तो आइए देखते हैं। लाहौर जो रोशनियों और बागों का शहर है, इस शहर का सबसे बड़ा मसला स्मोक बन चुका है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस आलूदगी से निपटने के लिए एंटी स्मोक गन इस्तेमाल की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये गन माहौल को वाकई साफ करती हैं? तो आइए आज के सेगमेंट में इस इनिशिएटिव के बारे में मज़ीद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ साजिद बशीर साहब मौजूद हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंटी स्मोक गन। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर आज सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एंटी स्मोक गन बेसिकली है क्या और किन कंपोनेंट्स पे बेस करके ये मशीन तैयार हुई है? अच्छा, ये बेसिकली अगर आप इसकी सेगमेंटेशन चाहेंगे तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। एक इसके ऊपर कैनन है जिसकी मिस्ट स्प्रिंकलिंग की थ्रो जो है 100 से 120 मीटर है, और फिर इसके पीछे एक वाटर स्टोरेज बैंक है, इसका पूरा वो 12,000 लीटर का है, और इसके पीछे एक सेपरेट इसका पावर हाउस है जो इस कैनन को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। ठीक है। और ये फुली ऑटोमेटेड है, टच बेस्ड पैनल है इसके अंदर, और ये रिमोट कंट्रोल के साथ ऑपरेट होती है। आम जबान में, ताकि हम अपने आम ऑडियंस को ये चीज समझा सकें कि इस मशीन का बेसिक पर्पस है क्या, ये क्यों लाहौर के सड़कों पर घूम रही है? स्मोक के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होता है ना, जो सबसे ज्यादा AQI की रीडिंग को डिस्टर्ब करता है,
वो PM10 होता है, जिसको हम डस्ट मेजर करने के लिए करते हैं, जो फ्यूजिटिव डस्ट है। फिजा के अंदर ये डस्ट पार्टिकल जब जाते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो सीजन होता है, इसके अंदर टेम्परेचर इन्वर्जन हो रही होती है, ज़्यादा से कम हो रहा होता है। तो ये जितने हैवी पोल्यूटेंट्स होते हैं ये रात के टाइम सारे नीचे आके एक सर्टन स्पेस के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, और उसको हम फिर जब इसमें बाकी पोल्यूटेंट्स मिलते हैं तो स्मोक बनती है। हैवी पोल्यूटेंट्स को टैकल करने के लिए जब हम मिस्ट स्प्रिंकल करते हैं, इनकी हाइट होती है पोल्यूटेंट्स की 50 मीटर से 70 मीटर, ठीक है। और ये जो गन है ये मार्क करती है 100 मीटर से 120 मीटर। तो जब मिस्ट स्प्रिंकल होती है और ये जितने भी पार्टिकल फिजा में ठहरे होते हैं, ये इन पानी के पार्टिकल के साथ मिलके नीचे जमीन पर आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है वो प्लेन वाटर है या इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स ऐड हैं? ये सिंपल पानी है, मगर ये लो टीडीएस पानी है। लो टीडीएस से मुराद ये है कि जो पीने लायक तो नहीं होता, मगर हम बाकी जो एक्टिविटीज हैं उसमें यूज कर सकते हैं। जब बारिश का पानी आता है तो वो डिफरेंट इन्हीं रोड से होके उन टैंक्स में जाता है जो वासा के स्टोरेज बने हुए हैं, और दूसरा जब वो पानी उन टैंक्स के अंदर स्टोर रहता है तो वो उसकी बैड ओडोर जनरेट हो जाती है। तो चूंकि ये मिस्ट स्प्रिंकल पानी के पार्टिकल नीचे भी आते हैं, लोगों पे भी गिरते हैं, तो ये हम लोग जो है लो टीडीएस पानी जो पीने लायक तो नहीं है मगर अदर पर्पज के लिए यूज हो सकता है, तो हम वो पानी इस्तेमाल तमाम तर जो पानी है, क्योंकि जैसे भी आपने स्टार्टिंग में बताया कि एक टैंक की कैपेसिटी राउंड अबाउट 12,000 लीटर है, तो ये पानी कहाँ से आता है? ये बेसिकली वासा के PHA के रेस्क्यू 1122 के कंटोनमेंट बोर्ड के डिफरेंट जगहों पे हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, जहाँ से इनकी गाड़ियाँ ग्रीन बेल्ट्स के लिए, वॉशिंग पर्पज के लिए ये सारे पानी लेते हैं, तो वहीं से हम लोग भी पानी फिलअप कर रहे हैं। नहीं, गाड़ियाँ इस वक्त ऑन सर्विस हैं, रोड्स पर काम कर रही हैं, और साथ ही साथ इनका रूट जो है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है? अच्छा, ये 15 टोटल 4 कैनन मशीन्स हैं। रात को हमारी टेक्निकल कमेटी हमें रीडिंग्स देती है, ठीक है, कि कल AQI इन जगहों पे ज्यादा हो सकता है, और वो टेक्निकल कमेटी की वैल्यूएशन के ऊपर हमारा इसका फील्ड ऑपरेशन प्लान बनता है रात को ही, और सुबह हम टॉप पे जिस एरिया का सबसे ज्यादा AQI होता है सबसे पहले हम उसको हिट करते हैं। क्या ये तमाम तर प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ लाहौर के लिए है, क्योंकि स्मोक का मसला पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी है? ये स्पेसिफिकली लाहौर के लिए इसलिए होता है कि लाहौर मोस्ट अफेक्टेड होता है स्मोक सीजन के अंदर। एक तो ईस्टर्न कॉरिडोर ओपन होता है और इंडियन जो हवाएं हमारी तरफ आती हैं, जैसे अभी दिल्ली में दिवाली हुई है और इंडियन पंजाब ने खूब पटाखे फोड़े हैं, तो ईस्टर्न कॉरिडोर ओपन होता है, दिल्ली अमृतसर टुवर्ड डायरेक्शन विंड लाहौर की तरफ होती है, और इसके साथ हॉटस्पॉट सिटीज 4 हो रहे हैं। शेखुपुरा इफेक्ट होता है, गुजरांवाला इफेक्ट होता है, ननकाना थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, कसूर होता है और फैसलाबाद होता है, मगर मोस्ट जो इफेक्टेड होता है वो यही होता है, क्योंकि लाहौर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का भी चंक बहुत ज्यादा है और वो बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है इसके अंदर स्मोक के रीडिंग बढ़ाने में, क्योंकि लाहौर में तो शबल बर्निंग नहीं होती, ना शहर की प्रीमिसेस के अंदर भट्टे हैं, तो आ जाके ट्रांसपोर्टेशन या इंडस्ट्री बचती है, तो इंडस्ट्री हमने ऑलरेडी मेजोरिटी हमने बंद कर देनी होती है, और जो चल रही है वो सारे ECS सिस्टम के साथ चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी माहौलियात मिस सिलवत सईद साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। पंजाब हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है? सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप तशरीफ़ लाए हैं और आज इतने इंपॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे अनप्रेसिडेंटेड काम कर रही है जो आपने इससे पहले जो है वो कभी ना कहीं और, ना किसी सूबे में, ना कहीं किसी और जगह आपको पाकिस्तान में कहीं नज़र आएगा। पिछले 10 सालों से जब से ये स्मॉग का मेनस हमने फेस करना शुरू किया तो हमारे पास कोई डेटा नहीं था, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि स्मॉग क्यों बन रही है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं। मसलन हम ये सोचते थे कि ठीक है ये फसलों की बाकियात जलाने से होता है, ये हमारी माहौल को ख़राब कर रही है, गाड़ियों का धुआं जो है वो माहौल को ख़राब करता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं पता थी। सो 100 रेफरेंस ग्रेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जहाँ से आपको डेटा जो है वो हर वक्त अपडेट हो रहा है, और वो अपडेटेड जो डेटा है वो हमारे हेडक्वार्टर में यहाँ एनालाइज हो रहा है, उसके ऊपर हम अपने अगले एक पूरे हफ्ते की फोरकास्ट मुरतब कर रहे हैं, और वो फोरकास्ट हम लोगों तक जो है वो रोज़ पहुँचा रहे हैं कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ उसके मुताबिक तरतीब दें। अगर एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है तो आप अपनी सरगर्मी महदूद कर दें, आउटडोर एक्टिविटीज़ को या एक्सरसाइज को कम करें, बाहर ना जाएँ, और अगर जाना ही है तो आप अपने हिफाजती इंतज़ामात करें, आप मास्क पहने, अपने बच्चों को और उम्र रसीदा अफराद को या जो बीमार अफराद है उनको जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जब हैज़र्डस एयर क्वालिटी हो जाए तो उससे बचा के रखें। लाहौर की सड़कों पर
हमें एंटी स्मोक गन जो है वो नज़र आती है और लोग बड़े एक्साइटेड भी होते हैं उसको देख के। अगर मैं स्पेसिफिकली उस इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछना चाहूँ तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये गन्स वाकई ही हवा में मौजूद जो आलूदगी है उसको कम करते हैं या ये जस्ट वक्ती तौर पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ज़मीन पर बिठाते हैं? देखिए, बहुत ही अहम चीज़ है जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि ये एंटी स्मोक गन्स जो हैं इनका तजुर्बा इस वक्त लाहौर में किया जा रहा है। हमें सबसे पहले तो ये जो एक्चुअल नॉलेज इसके बारे में मिला वो इन मॉनिटरिंग स्टेशंस के तहत मिला, और मॉनिटरिंग स्टेशंस का डाटा ये बताता है कि हमारा PM10 यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये दो चीज़ें जो है ना ये हमारे सबसे बड़े पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है। और इन दोनों का सबसे बुनियादी जो सोर्स है वो ये डस्ट है। अगर आप डस्ट को सप्रेस करके रखते हैं तो आपकी हवा जो है वो साफ़ रहेगी, एयर क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। सो इस पार्टिकुलेट मैटर को एड्रेस करने के लिए इन एंटी स्मोक गन्स का जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर लाहौर में हमारे पास 15 गन्स जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशनल है। एंटी स्मोक गन्स जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं मिटिगेशन के हवाले से। डस्ट सप्रेस होती है और आप देखें कि हमारा रिजल्ट्स ये बताते हैं कि तकरीबन 45-50% रिडक्शन जो है वो आपको डस्ट पार्टिकल्स की सप्रेशन के बाद वहाँ एयर क्वालिटी में बेहतरी नज़र आती है। अवामी आगाही से रिलेटेड आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या कोई ऐसे चीज़ें मौजूद हैं, कोई आप लोगों की एप्लीकेशन है या कोई कॉल सेंटर है जिस पे वो कॉल करके रिपोर्ट भी कर सकते हैं और डिफरेंट गाइडेंस भी ले सकते हैं? आवाम की बग़ैर मदद के, बग़ैर उनको पहले अवेयर किए और उनकी मदद के ये मुमकिन नहीं कि आप इस मसले को हल कर सकें। हमारी 1373 एक हेल्पलाइन है जिस पर आप किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है जहां पर अगर आप कोई भी धुआं देती हुई गाड़ी को देखें और आप उसकी तस्वीर खींचें और आप साथ उसकी जो है वो नंबर प्लेट की तस्वीर दे दें और आप हमारे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में रजिस्टर हों तो आपको उसके साथ ही एक ग्रीन क्रेडिट जो कि 10,000 रुपये है आपको वो भी दिए जाएंगे। AI इनेबल्ड इको चैट बॉट जो है वो भी इस वक्त मार्केट में है और वो आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर 0304137300 नंबर के साथ EPA चैट बॉट के साथ खुद बात कर सकते हैं। हुकूमत की सतह पर पहला चैट बॉट है, आप उससे सवाल करके देखिए, आपको बहुत से जो है वो इंटरैक्टिव किस्म की उसके साथ एक एक्सपीरियंस होगा। हमारा AQIpunjab.com हमारा वो डैशबोर्ड है जिसके ऊपर आपको हर वक्त लम्हा ब लम्हा अपडेटेड इंफॉर्मेशन, एयर क्वालिटी, आपके करीब तरीन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का डाटा, आपको हेल्थ एडवाइजरी और आपको एक मुकम्मल जो है वो तफसील वो आपको इस डैशबोर्ड पे भी माहौल मिलेगी। और आज ही हमारी इंशाल्लाह ऐप भी AQI पंजाब जो है वो लॉन्च होने जा रही है, तो हमारी ऐप भी आपके फिंगर टिप पर जो है वो इंशाल्लाह आपको ये तमाम मालूमात पहुँचा रही होगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। पंजाब हुकूमत की जानिब से माहौल को साफ करने की काविशें काबिले तारीफ हैं, मगर साफ आबो हवा सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से आती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम शामिल करेंगे कुछ झलकियाँ हमारे फ्लैगशिप शो कारवांसराय की। सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और आज भी कारवांसराय के दरो दीवार में और उसकी महराबों में, उसके ताकचों में आपको पुराने घर नज़र आएंगे। कहीं वो खंडर हैं, कहीं मौजूद हैं, कहीं महज वो मकाम है। और ये ऐसे घर हैं जहाँ अपने ज़माने के नाबग़े रोज़गार लोग रहा करते थे। ऐसे घरों में उनको विज़िट करने में, वहाँ जाने में मेरा ख्याल है कि एक आसूदगी आपको हासिल होती कि अगर आपका कोई फेवरेट मुसव्विर है, शायर है, फ़िलासफ़र है, कोई भी ऐसा शख्स जिसने फ़नून लतीफ़ा में कंट्रीब्यूशन की हो या शहर की तामीर में हुस्न पैदा किया हो, अगर आप वहाँ जाते हैं, उसके आबाई घर में जाते हैं, तो आप उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते। तुम आज के दिन और रात मेरे यहाँ ठहर जाओ तो तुम तमाम नज़्मों के आगाज़ की मालिक बन जाओगी और इस दुनिया और सूरज में जितनी भी खूबसूरती है तुम उसकी मालिक बन जाओगी। और अभी तो लाखों सूरज बाकी हैं। अगर आज के दिन और रात तुम मेरे पास ठहर जाओ। दूसरी नज़्म
झारखंड में कम से कम 2 मुकाम पर उसके मुजस्समे आविज़ा हैं और वो सितार भी बजाती थी। मौसीकी की वो बहुत एक्सपर्ट थी और उसकी एक नज़म उसके स्टाइल में मैं आपको सुना देता हूँ, कहानी लंबी है। तो वो कहती है, मेरी रूह में एक गाँव है और ऐ मेरे महबूब तू जो बुलंद पहाड़ों में रहता है, तेरा झोंपड़ा एक रोशनी है। उर्दू के माया नाज अफसाना निगार रहा करते वगैरह वगैरह। वो तख्ती के साथ मेरी एक तस्वीर भी है। नेक्स्ट टाइम हमने देखा कि वो तख्ती ज़मीन पर पड़ी और उसकी जगह कुछ और बन रहा है। मेरा ख्याल अब तक प्लाज़ा बन चुका होगा, क्योंकि हम प्लाज़ों की कौम है, हम अदब और घरों की कौम थोड़ी। चुनाचे लास्ट टाइम जब मैं गया हूँ तो किसी मेरे जैसे बंदे ने उस तख्ती को उठा के उससे परे एक पानी की टैंकी वहाँ पे लगा दी है। यानी वो लगता है कि पानी की टैंकी जो है वो मंटो साहब का घर है। इस बार की एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिएगा। इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हाँ, स्मॉग है उसमें आपने अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। वीकेंड एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर बिला ज़रूरत बाहर निकल रहे हैं तो ना निकलिएगा। घर में रहते हुए अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा। मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।